हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। ठीक है, पूरा पेपर फॉर्मेट में मैंने पूरा पेपर लेके सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे हैं ताकि हर मीडियम के बच्चों को फ़ायदा हो पाए। तो वीडियो को कर दो लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ। और आपको पता होगा क्लास 12th की मैथमेटिक्स पूरी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में है। कह रहे हैं यदि x आपका इस इंटरवल से आता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा। तो देखो बेटा, मान तो होगा π/2, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, कौन नंबर है हमारा, आप जानते हैं। आप क्या जानते हो? वी नो दैट, हम जानते हैं साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का मान π/2 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ थीटा की जगह बस x है, तो आंसर क्या जाएगा? π/2। दूसरे नंबर पे आ जाओ। ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस वाला मैट्रिक्स का समान दे रखा है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब दो मैट्रिक्स आपस में समान हो तो जो एलिमेंट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 2x 2 के बराबर आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 6 से। कह रहे हैं एक उत्पाद x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में इतनी है। ठीक है, जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय निकालना है। सीमांत आय कैसे निकालते हैं? जो आपको दे रखा rx, उसका एक बार अवकलज करते हैं और फिर x का मान रख देते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है ना। ये सब आपने पढ़ रखा है। चूंकि rx आपको क्या दे रखा है बेटा? 3x² प्लस 10x प्लस 5। तो हमें एक बार क्या करना है, पहले इसका अवकलज करना है। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 10। हमें x की जगह पे क्या रखना है? 15 रखना है। तो सीमांत आय निकालने के लिए x की जगह पे 15 रख देंगे। 15 छक्का 90 प्लस 10, यानी कि ये हो जाएगा 100। मैं हर एक चीज़ आपको सॉल्व करवा के बता रहा हूँ। 100 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है e⁻x³ का अवकलन क्या होगा। देखो गौ नंबर, तो आपको दे रखा है जो फलन मान लेते हैं f(x) हमें दे रखा है e⁻x³। तो अवकलज करना है एक बार। तो e⁻ में जो भी होता है उसका अवकलज होता है वही, और फिर पावर में जो होता है उसका फिर अलग अवकलज हो जाता है। ठीक है, e⁻x³ और x की पावर 3 है, तो इसका प्लस क्या हो जाएगा? 3x²। तो देखो बेटा, ऑप्शन में आ जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 4, 3x² गुणे में e⁻x³। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है। तो बेटा, जितनी कोटि होती है उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। ठीक है, तो 4 कोटि है तो स्वेच्छ अचर कितने होंगे? 4 होंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में। कह रहे हैं यदि 2 समतल है, ये एक समतल है, ये एक समतल है, परस्पर लंब है, तो कह रहे हैं अगर 2 प्लेन, अच्छा इंग्लिश में हो गया, यदि 2 समतल ये और ये परस्पर लंब है, तो लंब होने की कंडीशन क्या होती है वो आपको बताना है। तो लंब होने की कंडीशन क्या होती है बेटा? ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है। अगर समांतर बोलता है तो ऑप्शन 3 होता। हमें लंबवत बोला है, ये जो कंडीशन होती है बेटा ये लंबवत की होती है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये समांतर की होती है। ठीक, तो लंबवत बोला है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक, आराम से हो गया। प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कंटेंट। तो बस मुझे जिस चीज़ की लालच है वो है आपका प्यार। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 1 नंबर का ही है, इनको सॉल्व करना है। कह रहे फलन जो जा रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, जहाँ फंक्शन ये है और x r से आ रहा है, तो f इनवर्स 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो बेटा कैसे होगा।
एफ इनवर्स 1 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है को अंग्रेजी में गिवन बोलते हैं, आपको पता ही है। हमें क्या दे रखा है बेटा, प्रॉपर जैसे कॉपी में लिखना है ना वैसे ही लिखवाऊंगा जैसे एग्जाम में लिखना है। फंक्शन जा रहा है आर से आर में, और फंक्शन हमें दे रखा है किस तरीके से, 2x + 1, और हर x जो आ रहा है वो वास्तविक संख्या r से आ रही है। ठीक है, ये हमारा फलन है। तो एफ इनवर्स 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए जो हम आच्छादक फलन के लिए जो स्टेप कर देना वही हमारा एफ इनवर्स में आता है, आपको पता ही है। माना एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2x + 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको x का मान निकालना है y के पदों में, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से 2x, तो y - 1/2, ये x का मान आ गया। ये जो x है ना, एक्चुअली ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन है। तो एफ इनवर्स x जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एफ इनवर्स x की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ इसे हम ऐसे लिखेंगे, x - 1/2। ठीक है, यहाँ एफ इनवर्स ये जो होता है y की जगह आप x रख देना है। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, x बराबर एफ इनवर्स 1 का मान ज्ञात करो, मतलब x की जगह पे 1 रख दो, 0/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए 0 से 1। ठीक है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है। हमेशा इंटीग्रेशन को i मान लेते हैं, 0 to 1 e⁻x dx। ठीक है, सो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है। और ये फिर क्या होगा, अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, e⁻1 और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा e - 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ, कह रहे यदि ये a है ये b है तो a.b का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें a.b निकालना है। ये हमें दे रखा है 2i माइनस के 3j प्लस का k, इनके ऊपर कैप लगा दिया करो। हाँ, मैं वैसे कैप लिखता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट होता है इसलिए, बट आप ज़रूर लिखना, नहीं तो नंबर कटेंगे। डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, 2 3 6, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 कम 3, गुणांक की गुणा करनी होती है। जैसे जे का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ 1, 3 1 कम 3, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 1 कम 3, तो प्लस माइनस 3 कटा तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये आ गया a.b। फिर बोल रहा है जेड एक्स की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन 5 पे आ जाओ, क्या दे रखा है बेटा, हमें क्या निकालनी है, जेड अक्ष की दिक् कोसाइन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एल एम एन निकालना है, कॉस अल्फा, एम क्या होता है कॉस बीटा, एंड एन क्या होता है कॉस गामा। जेड एक्सिस के लिए क्या होता है ना, अल्फा बीटा 90-90 होंगे और एन आपका 0 होगा। आपको पता ही है जेड एक्सिस बोला है तो 0 होगा, वाई 0 होगा और जेड 1 होगा। ये आपका आंसर आएगा, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ लेकिन। तो देखो, इसलिए ये हो जाएगा कॉस 90, एम हो जाएगा कॉस 90 और एन हो जाएगा कॉस 0। इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 1, तो एल एम एन का मान क्या आ जाएगा 0 0 1। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखें। ठीक।
ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ये आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें a दे रखा है क्या, 1657। हमें a डैश निकालना है। ठीक है, हाँ, हमें a डैश निकालना है अवयव a के लिए। a डैश क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम है वो रो बन जाता है। देखो, पहला कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम ये a प्लस a डैश। ठीक है, a प्लस a डैश करना है। अभी अथवा में भी है, उसको भी हमें करना है, ये ध्यान रखना है। कोई सा भी कर सकते हो। देखो, जब दो क्वेश्चन हो ना आपके पास, मैं तो दोनों करूँगा, जब आपके पास दो क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि जो आसान लगे, जिसमें टाइम कम लगे, अगर दोनों आते हैं तो वो करना है जिसमें टाइम कम लगे। आपका ईगो नहीं दिखाना है कि भाई जिसमें ज़्यादा पेज भर रहा है वो करो ना, ऐसा बेवकूफ़ी मत कर देना। फिर क्या करना है आपको, a प्लस a डैश करना है। तो ये a है 1567 और फिर यहाँ है 1657। ठीक, कह रहे ये जो चीज़ है ना एक सममित आव्यूह है। ठीक है, सममित आव्यूह क्या होता है, a डैश a के बराबर होता है। सो ये चीज़ है, 1 और 1 जुड़ेगा 2, 5 और 6 जुड़ेगा 11, 6 और 5 जुड़ेगा 11, 7 और 7 जुड़ेंगे तो 14। ठीक है ना, बाकी कैलकुलेशन चेकिंग ज़रूर कर लिया करो। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, ये तो चीज़ आ गई। अब ये जो आया है ना, इसको एकदम एक नाम दे दो, सी दे दो इस मैट्रिक्स को, इसे समीकरण एक मान लो। अब हमें क्या करना है ना, जो इस ये चेक करना है ये सममित है या विषम सममित है। तो इसके लिए क्या करते हैं, डैश निकालते हैं। तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो कोई अंतर है। सी डैश किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा करके दे रखा है कि ये a है ये b है, तो a और b के गुणज निकालने हैं। ठीक है, अथवा वाला भी हम करते हैं, करेंगे हम सब, टेंशन मत लो। देखो a यहाँ पर दे रखा है 0 -1 0 2 और हमें फिर यहाँ b दे रखा है 3 5 0 0। हमें a भी निकालना है, तो a यहाँ रखो, b यहाँ आ जाएगा। ये रूल चलता है ना, पहला रूल 0 की 3 के साथ, 0 गुणा 3 0, प्लस -1 की 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। फिर 0 की 5 के साथ 0, -1 की 0 के साथ गुणा करोगे तो 0। दूसरे रो पे आ जाओगे, 0 गुणा 3 0, 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 5 0, 2 गुणा 0 0। भाई सब 0 0 हो जा रहा है, तो ये आगे 0 मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7वें क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहे यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ 0 के बराबर होगी। ठीक है, करते हैं 7वां क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है बेटा, y करके दे रखा है, y दे रखा है a sin x, a और b कांस्टेंट है और b cos x। इस चीज़ को मुझे 0 लाना है ना, 2 बार अवकलज करना पड़ रहा है, तो एक बार अवकलज करते हैं। sin x का प्लस क्या हो जाएगा, cos x, b कांस्टेंट, cos x का प्लस हो जाएगा -के sin x। फिर मुझे दोबारा अवकलज करना है,
d2y/dx² ए। cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x, और ये माइनस sin x का प्लस क्या होता है, cos x। तो अगर आप ध्यान से देखें माइनस उबनिस्ट आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a sin x प्लस b cos x। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3। अब यहाँ लिखता हूँ मैं प्रश्नानुसार d2y/dx² प्लस y, इसको मुझे जीरो के ला के दिखाना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका, अब हल करके मुझे राइट हैंड साइड लाना है। तो d2y/dx² ये है माइनस a sin x प्लस b cos x, और y का मान ये है a sin x प्लस b cos x। ये प्लस का ये माइनस का कट के क्या आ जाएगा, ज़ीरो। आंसर हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, आराम से सॉल्व हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। ये जो फलन है इसको हमें x के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो माना फलन को कुछ नाम दे देते हैं, y दे देते हैं, sin x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमें लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ, लॉग। ये चीज़ हो गई। सो अब हम क्या करेंगे, अवकलज कर देंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो log y का क्या होता है, 1/y, और y का अवकलज क्या होता है, dy/dx। लॉग, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना था ना, log m की पावर n है, आपको सूत्र पता होगा, log m की पावर n, n log m होता है। तो ये x सामने आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा log sin x, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। ठीक है, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फॉर्मूले में रख के दिखा रहा हूँ, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो देखो यहाँ से x log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और यहाँ x की जगह पर sin x है। इसका हो गया। अब अंदर जो होता है उसका प्लस हो जाएगा d/dx sin x। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, log sin x, और x का प्लस कितना होता है, 1। सो देखो ये बट्टे का y इधर के गुणे में लग जाएगा, नीचे से है sin x का प्लस क्या होता है बच्चों, cos x, और ये तो log sin x है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं y का मान रख देना होगा। y हमारे पास क्या था, ये फलन, ये मान रख दो, sin x की पावर x, ये x cos अपॉन sin क्या होता है, cot x। आंसर यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है निरंतर वर्तमान हो। ठीक है, निरंतर वर्तमान किस इंटरवल पे होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना, 9 है। आप देख के आइडिया लग गया होगा आपको कि क्वेश्चन कितने शानदार जानदार है। फलन क्या है हमारे पास, 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x प्लस के 14। तो हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज। तो 4 × 12, 6 दूनी 12x, और ये हो जाएगा 72। अगर आप देखोगे तो 12 कॉमन है, x² माइनस x माइनस 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एफ डैश एक्स आ जाता है। अब हमें पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, इंटरवल बनाने के लिए एफ डैश एक्स को 0 मानना होता है। ठीक है, चूँकि एफ डैश एक्स को हमें क्या रखना होता है, 0,
तो यहाँ से देखो 12 अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो गुणनखंड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो गुणनखंड करो। गुणा करने पे 6 और घटाने पे 1, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस है, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 6। गुणनखंड करना आपको आता ही होगा। यहाँ से 1 जोड़ा, x उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला ब्रैकेट के बाहर उसे 1 ब्रैकेट में, और जो 2 बार आया तो उसे 1 बार, और ये हो गया 12। तो इसका मान तो 0 नहीं हो सकता, या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। इसका मान जब 0 लोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2, इसका मान जब 0 लोगे तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो इंटरवल क्या बनेगा, x का मान इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस की इन्फिनिटी, इधर माइनस का 2 होगा और यहाँ कहीं पर x का मान 3 आएगा। तो एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा। 3 इंटरवल की पॉसिबिलिटी हमें दिख गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, अतः संख्या रेखा को 3 संयुक्त भागों में विभाजित करेगा, और यह अंतराल आप लिख दोगे। ठीक है, अतः, और ये चित्र भी दिखा देना, जो चित्र आप मैंने ये वैसा बनाया है। अंतराल क्या हो जाएगा, x के 2 मान आएंगे तो 3 अंतराल। ठीक है, सो देखो बेटा, पहला आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2, फिर आ जाएगा -2 से 3, और फिर 3 से आ जाएगा प्लस की इन्फिनिटी। तो निरंतर वर्धमान का मान का मतलब है कि एफ डैश एक्स का मान तुम्हें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। ठीक है, किस इंटरवल पर। अब एक एक इंटरवल पर चेक करो। ठीक है, एक एक इंटरवल पर चेक करो। 2 नंबर में दे दिया है, लेकिन 2 नंबर से बड़ा नंबर का क्वेश्चन होता ही है। ऐसे लिख के दिखाना होता है, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। ये बनाओगे, यहाँ लिखोगे अंतराल, यहाँ लिखोगे एफ डैश एक्स का चिन्ह। अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान है, नेगेटिव आएगा तो ह्रासमान है। और यहाँ पर लिख दोगे प्रकृति कि कैसी प्रकृति, वर्धमान है, ह्रासमान है। ठीक, एफ डैश एक्स पे नज़र है ना, एफ डैश एक्स, ये इसको तुम थोड़ा सा और शानदार तरीके से लिख सकते हो। इसको आपने तोड़ा था ना, तो x+2 और x-3 आया था। ठीक है, यहाँ एक बार लिख लो ताकि ध्यान में रहे। x+2 और x-3। देखो, पहला तीनों इंटरवल यहाँ लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। देखो, ना तो मुझे 2 मान रखना है ना, देखो ये ओपन इंटरवल का मतलब है ना, x की जगह तो -2 नहीं ले सकते, ना ही -3 इन्फिनिटी ले सकते, उसके बीच के मान ले सकते हो। ठीक है, लॉजिक क्या है, बड़े से बड़ा मान सोचना है x का बड़े से बड़ा मान सोचो नेगेटिव में। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, वो सोचना है आपको। ट्रिक ये है, तो नेगेटिव ले लो, नेगेटिव x का मान -5 ले लो। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, -5 + 2 ये है नेगेटिव, और -5 -3, सॉरी -5 लिया था ना हमने, हाँ माइनस पे माइनस। तो ये क्या आ गया, देखो बेटा, ये सब गुणे में है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और प्लस चिन्ह पे होने का मतलब है वर्धमान, निरंतर वर्धमान। ठीक है, अब ये -2 और ये -3 है, तो 2.5 ले लो। x का मान क्या ले लो, पॉजिटिव का 2.5 ले लो, बड़े से बड़ा मान सोचना है। तो देखो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, प्लस का 2.5 प्लस का 2 गुणे में प्लस, और यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव, 2.5 में से 0.2 तो ये आ जाएगा नेगेटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। ठीक, फिर ले लोगे यहाँ से पॉजिटिव कोई बड़ा मान ले लो, जैसे 5 ले लिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
तो ये तो सब पॉजिटिव ही हो गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है? ह्रासमान। सॉरी ह्रासमान लिख रहा हूँ, नेगेटिव मतलब ह्रासमान, पॉजिटिव मतलब वर्धमान। सॉरी, पॉजिटिव मतलब निरंतर वर्धमान, है ना। आपको पता है एफ डैश एक्स का मान अगर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो निरंतर वर्धमान है, और नेगेटिव में आता है तो ह्रासमान है निरंतर। तो इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे हमारा क्या आ रहा है? वर्धमान आ रहा है, वही हमसे पूछा था। तो लास्ट में यहाँ लिख दो, अतः -∞ से -2, ये और ये दोनों आ रहा है तो दोनों साथ में आ रहा है तो यूनियन करके लिखेंगे, यूनियन 3 से ∞ पर फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इसका हमें क्या करना है? समाकलन। तो समाकलन को हमेशा इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं। यह है अनिश्चित समाकलन, साइन अंदर है tan इनवर्स x, बट्टे में है 1 + x²। बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि देखो tan इनवर्स x को मानने पर उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, और मैंने ये भी बोला था कि 99% क्वेश्चन बन जाते उसको मानने से जब उसके एंगल में कुछ उटपटांग दिख रहा हो। साइन के एंगल में उटपटांग tan इनवर्स है ना, तो उसी को मानने से 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो माना tan इनवर्स x को t मान दिया, यहाँ dx है तो dt बट्टे dx। tan इनवर्स x का प्लस होता है 1/1 + x²। ये बट्टे में तरह के गुणे में आ गया, तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं dt। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? dt। और ये साइन इसकी जगह पे आ जाएगा t, और इसकी जगह पे आ जाएगा dt। ठीक है, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? -k cos t। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो c जोड़ देंगे, और t का फिर लास्ट में मान रख देंगे। मान क्या है? tan इनवर्स x प्लस c, जहाँ c क्या है बेटा? हमारा समाकलन नियतांक, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं वक्र y बराबर a cos x b, जिसमें a और b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अवकल समीकरण को हमें दिखा देना है, यानी कि अवकल समीकरण दिखाने के लिए आपको इस a और b को हटाना पड़ेगा। जो अवकल समीकरण होगा उस पर a और b नहीं होंगे, यानी ये कितने कांस्टेंट है? यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, तो इस जो अधिकतम हम डेरिवेटिव 2 बार ही कर सकते हैं। अब इस पर आपने MCQ भी किया था थोड़ी देर पहले कि जितने आपके कांस्टेंट होते हैं उतनी ही उसकी अधिकतम कोटि होती है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, ये हमारा 11। तो हमें क्या दे रखा है बेटा? दिया है वक्रों का जो वक्र दे रखा है हमें y बराबर क्या दे रखा है? a cos x + b। आपके NCERT का क्वेश्चन है। तो a और b हटाना है हमें। सबसे पहले एक बार अप्लास करेंगे, dy बट्टे dx। a cos का प्लस क्या होता है? -k sin x, x की जगह पर x + b। cos का वो अब x + b का होगा गुणे में, तो x का प्लस 1 होगा और b का प्लस 0। तो कुल मिला के dy बट्टे dx क्या आ जाएगा? माइनस सामने a sin x + b, ये आ गया dy बट्टे dx। अभी भी यहाँ पर a दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आपको फिर से दोबारा आप क्लच करूँगा, 2 ही बार आप क्लच कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। दोबारा आप क्लच करेंगे a और sin x का, साइन का प्लस क्या होता है? cos। इसका हो गया, इसका प्लस करोगे x का प्लस 1 और b कांस्टेंट है 0।
तो d2y/dx², यहाँ से आ जाएगा a cos x प्लस b। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, एक अवकल समीकरण जिसमें चाहिए, जिसमें a और b ना हो। तो इसका मान मुझे पता है, इसका मान क्या है, देखो बेटा, a cos x प्लस b का मान क्या है, y है। तो यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 से, इसके जगह पे मैं क्या रख दूंगा, y रख दूंगा, d2y/dx² माइनस के y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के y, और इस तरफ आ गया 0। तो ये एक समीकरण बन गया, अवकल समीकरण, जिसकी अधिकतम घात कोटि 2 है, और जिसमें a और b नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है, 2 नंबर में पूछा गया है। चलिए करते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, सदिश क्या क्या दे रखे हैं हमें, ए हमें दे रखा है आई, कैप नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, कैप आपको लगाना है। बी आपको दे रखा है 3i माइनस के 2j प्लस का k। ऐसे कैप लगाना बेटा ना, नहीं लगाओगे तो उसके नंबर कट जाएंगे, गलत माना जाएगा, सदिश चिन्ह को प्रस्तुत करता है। अब हमें कोण निकालना है कि नहीं। कोण का सूत्र आपको पता ही होगा, क्या होता है कोण का सूत्र, मॉडुलस a मॉडुलस b, कॉस थीटा जो होता है वो a डॉट b के बराबर होता है, यानी कि कॉस थीटा जो होता है वो a डॉट b मॉडुलस a अपॉन मॉडुलस b होता है। सूत्र पता ही होगा, कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हो। a और b दे रखे हैं, तो इनको पहले अलग निकाल लो, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालते हैं मॉडुलस a, क्या होता है, अंडर रूट, जो भी कोफिशिएंट है वो i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर, 1 4 9, तो यह आ जाएगा √14। फिर हमें मॉडुलस b चाहिए, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, 9 4 1, तो ये भी आ जाएगा √14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना a डॉट b, a क्या है बेटा, i माइनस के 2j प्लस के 3k डॉट, यहाँ है 3i माइनस के 2j प्लस के k। तो आपको पता है i का कोफिशिएंट i के साथ होगा 3, j का कोफिशिएंट j के साथ माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस 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 3, k का कोफिशिएंट यहाँ पर गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक 1 है, 3 × 3, तो ये 3 और 3 6 और 4 10। अब इन मान को उठाकर यहाँ रख दो, तो ये आ गया 10 √14 तो √14 सिर्फ 14, 2 7 14, 2 5 10, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ए और बी के बीच का जो कोण होगा वो होगा कॉस इनवर्स 5/7, ठीक है। इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण ही इतना होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि दिखाइए कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो परस्पर लंब है, ठीक है, ये हमें दिखाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परस्पर लंब दिखाना है। हाँ, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। क्या दिया है हमारे पास, जो रेखा दे रखी है, देखो बेटा, पहली जो रेखा है x - 5/7 y प्लस ये -5 और z के बट्टे में 1, ठीक है। और जो दूसरी रेखा दे रखी है हमें, पहली रेखा है, दूसरी रेखा हमें दे रखी है x के बट्टे में है 1
वाई के बट्टे में है 2 और जेड के बट्टे में है 3। ये 2 रेखा हमें दे रखी है, ठीक है। सो अगर हमें बताना है कि ये लंब है, उस लंब का कंडीशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आना चाहिए, तभी वो परस्पर लंब होते हैं। इस पर MCQ भी आया था, है ना। तो देखो बेटा, इस रेखा को प्रॉपर कंडीशन में लिख दूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 बट्टे में 7, y माइनस माइनस 2 बट्टे में 5 और z माइनस 0 बट्टे 1। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 बट्टे 1, प्रॉपर लिख रहे हैं ना, y माइनस 0 बट्टे 2 और z माइनस 0 बट्टे 3। यह है पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अतः जो हमारे दिक् अनुपात हो जाएंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 चाहिए ना, तो ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। तो A1 कितना है 7, B1 कितना है -5, C1 कितना है 1, A2 कितना है 1, B2 कितना है 2 और C2 कितना है बेटा 3। अब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालना है। इसका मान अगर 0 आता है तो लंबवत है, 0 ला के हमें दिखाना है, ठीक है। तो A1 कितना है 7, A2 कितना है 1, -5 2 1 3, ये 7, ये -10, ये +3, 7 और 3 10 में 10 गया 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान 0 है, अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। इस तरीके से आपके आंसर्स को आपको लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सो ये बड़े नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि फलन जो है R से R में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, और फलन हमारे पास है sin x, और x हमारे हर एक x जो आ रहा है वो R से आ रहा है। ये ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ना तो ये एकाकी है ना ही आच्छादक है। चलिए कैसे लिखेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारा। क्या दे रखा है बच्चों, फलन जो हमें दे रखा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहे हैं, और जो फलन है हमारे पास वो है sin x, और हर एक x जो आ रहा है वो R से आ रहा है, ठीक है। अब एकाकी हमें चेक करना है, तो यहाँ लिख देंगे एकाकी 1 1, है ना। तो मान लेते हैं, माना x1, x2, ये हमने R से लिया है, तो फंक्शन x1 हम लेते हैं फंक्शन x2 के। तो ये हमारा फंक्शन है, x के जगह पर x1 रखो तो ये हो जाएगा sin x1 और ये हो जाएगा sin x2, ठीक है। सो देखो, अब जब तुम्हें मना करना होता है, बाय एग्जाम्पल तुम्हें मना करना होता है, ठीक है। तो देखो, अगर फलन बराबर है तो x1 और x2 भी बराबर आने चाहिए, ठीक है। अगर तुम फलन बराबर लोगे तो x1 x2 बराबर आने चाहिए। तो अभी यहाँ से तुम्हें कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है कि बराबर है या नहीं है। अगर तुम्हें मना करना है तो बाय एग्जाम्पल मना करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यदि x1 का मान मैं क्या ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, और x2 का मान ले लेता हूँ मैं पाई, ठीक है। तो देखो साइन 0 का मान 0 होगा और साइन पाई का मान भी 0 होगा, ये भी 0 है ये भी 0, लेकिन x1 और x2 वो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन उनके फलन बराबर है, अर्थात ये एकाकी नहीं है,
ठीक है। अगर x1 x2 बराबर नहीं होते हैं तो फलन के मान भी बराबर नहीं होने चाहिए, पर यहाँ पर तो बराबर आ जा रहा है, अर्थात एकाकी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फलन एकाकी नहीं है। अब हमें चेक करना है आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक, आच्छादक के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, हर साल आते ही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माना एक y बराबर ले लिया जो कि r में होता है, और हम क्या करते हैं, और fx को हम y बोल देते हैं। ये प्रोसीजर होता है आच्छादक के लिए। तो fx हमारे पास sin x, तो y बराबर हो जाएगा sin x। तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y। ठीक है, अब तुम्हें देखो बेटा, थोड़ा सा स्मार्ट भी तुम्हें बनना पड़ेगा। तुम कहोगे सर हम पहले से स्मार्ट है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। आच्छादक कब होता है, ठीक है, जब हर एक इमेज की प्री इमेज उसमें मिलती है। ठीक है, अब ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो तुम्हें लैंग्वेज क्या लिखनी है, देखो तुम्हें लैंग्वेज क्या लिखनी है, यहाँ लिखोगे चूंकि y बिलोंग्स टू r के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए x का मान संभव नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, हर एक देखो आच्छादक कब होता है, जब आप इनपुट रखते हो, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है ना, तो अगर यहाँ पर जितने भी मान हैं उन सभी के अगर प्री इमेज मिलते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से खाली नहीं रहता, तब जाके वो क्या होता है, आच्छादक होता है। अगर एक भी छूट गया तो वो आच्छादक नहीं होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि आच्छादक नहीं है, तो हमें लैंग्वेज क्या लिखना है वो मुझे पहले ही पता चल गया था, बस फॉर्मेट में बता देता हूँ। इस तरीके से लिखते हैं आच्छादक के लिए, fx को y बोलते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं, और हमें यही बोलना है कि भैया इसका देखो y, ये y होता है ना, y बिलोंग्स टू r के सभी मानों के लिए, यहाँ के सभी मानों के लिए x के मान का यहाँ पर जो प्री इमेज हमें मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, कोई ना कोई छूट ही जाएगा, इसी वजह से ये आच्छादक नहीं है। तो ये जो दिया गया फलन है ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ये आप बोल दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा आपको, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना का मान 0 है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके मान को हमें 0 ला के दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो हम लिख, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 15 है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। देखो हमारे पास क्या है बेटा, tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी, इधर है tan इनवर्स b माइनस सी 1 प्लस बी सी, tan इनवर्स c माइनस ए 1 प्लस सी ए। इसको हमें हल करके 0 लाना है, ये बाएं पक्ष में ले लिया है। तो देखो बेटा, हमें जो सूत्र पता है वो 2 के लिए पता है, हमें जो सूत्र पता है वो 2 के लिए पता है कि नहीं। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है। ठीक है, यही होता है। अगर तुम थोड़ा सा स्मार्ट बनो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, वैसे तुम लोग बहुत स्मार्ट हो बेटा मुझे पता है। देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बेटा, और जो प्लस में होता है वही माइनस के लिए हो जाता है, प्लस में ना,
प्लस होता तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, है ना। सो देखो यहाँ माइनस के लिए, और माइनस के लिए सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई जैसे है, तो उसका सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, वैसे दो तरीके हैं इसको करने के, लेकिन जो आसान वाला है वो बता रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स बी, इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स बी और टेन इनवर्स माइनस के सी, इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स सी और इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स माइनस के ए। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस के कटा, ये माइनस का है, ये प्लस का कटा, ये माइनस का प्लस का कटा, सारा कट के ज़ीरो हो गया। भाई इतना इजी क्वेश्चन 4 नंबर में आ रखा है, और 4 नंबर आपको हल करने के नहीं मिले हैं, आपके दिमाग के इस्तेमाल के लिए आपको मिल रहे हैं कि देखते हैं स्टूडेंट कितना सोच पाता है। वो क्वेश्चन देख के डर जाता है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सारणी को के गुणधर्मों का प्रयोग करके ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट दिस। ठीक है, ये हमें करना है। तो सारणी को गुणधर्म लगाना है हमें, और हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 16। ये हमारे पास सारणी है, ये है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, सिद्ध करके क्या लाना है, उस पर नज़र हमारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ए माइनस के बी, ठीक है, गुणे में बी माइनस के सी और सी माइनस के ए और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अगर इसको तुम प्रसार कर दोगे तो, लेकिन नहीं, प्रसार नहीं करना डायरेक्ट। आपको क्या करना है, आपको सारणी के गुणधर्म लगाने हैं, कम से कम 2-4 बार करके तो दिखाना ही पड़ेगा, एक बार भी करके दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो देखो इससे हम रो बोलते हैं और इससे हम कॉलम बोलते हैं, है ना। तो सबसे बेसिक जो रूल है, जब आपको एक एक दिखे तो लगातार 2 0 बनाओ और उसके बाद प्रसार कर दो, तुम्हें आंसर 100% मिलेगा। और इस क्वेश्चन की खासियत बात क्या है, तुम्हें तुम्हारा आंसर पता है कि तुम्हें लाना क्या है, तुम्हारा आंसर क्या है। ये फ़ायदे होते हैं इन क्वेश्चनों में। तो मैं क्या करूँगा, C1 है ना, ये C1 है, तो मैं C1 को चेंज करूँगा C1 में से C3 को घटाकर। ठीक है, क्योंकि देखो B में से C चाहिए, तो एक चीज़ R1 में, सॉरी C1 में से मैं C3 घटाऊँगा, और फिर C2 को भी मैं चेंज करूँगा, C2 को भी चेंज करूँगा C2 में से C3 घटाकर। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक में से एक गया 0, यहाँ से आ जाएगा A में से C घटाएंगे और A क्यूब में से C क्यूब घटेगा। फिर 1 में से 1 गया 0, यहाँ से आ जाएगा B माइनस सी और यहाँ से आ जाएगा B क्यूब माइनस के C क्यूब, और बाद बाकी ये है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखिए, अब आप इसको क्या करना है बेटा, थोड़ा सा सरल करना है, और A माइनस सी यहाँ से ओवरनिस्ट आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, और B माइनस सी यहाँ से ओवरनिस्ट आ जाएगा, है ना। तो देखो बेटा निकालते हैं ओवरनिस्ट। तो यहाँ से A माइनस सी निकालो, देखो यहाँ से तो A माइनस सी बाहर आ गया, तो यहाँ तो बचेगा 1। A माइनस सी देखो A क्यूब माइनस के C क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा, A क्यूब माइनस के B क्यूब क्या होता है, A माइनस के B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के भी होता है ना। तो यहाँ से A क्यूब, तो इसको जब खोलोगे तो A माइनस सी बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर AC। ठीक है, ये चीज़
यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ से 0, बी माइनस सी भी हमने यहाँ से ओबनिस्ट निकाला कॉलम नंबर 2 से, तो यहाँ से बचेगा बी माइनस सी तो आएगा, वो बाहर आ गया, यहाँ से अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ से 1, वैसे सी ओबनिस्ट आ सकता था लेकिन ज़रूरत नहीं है तो क्यों निकालें, तो यहाँ पर है 1 सी क्यूब। ठीक है, अगर आप देखोगे आपको a माइनस सी नहीं चाहिए, आपको c माइनस ए चाहिए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b माइनस सी चाहिए, वो आ चुका है गुणे में। c माइनस ए माइनस ओबनिस्ट निकालोगे तो आ जाएगा। अब क्या कर दो 0 मिल गए, यहाँ 1 दिख गया। अब आपको क्या कर देना है, प्रसार कर देना है r1 के सापेक्ष। ठीक है, r1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, यहाँ से ये और ये कटेगा, तो यहाँ लिख देना r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करना आता ही होगा। ठीक है, तो ये 0 काम ख़त्म, प्लस माइनस प्लस, ये गुणा जो 1 है, तो यहाँ से तो बेटा a माइनस सी है, b माइनस सी है, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, इससे ये कटा 1 1 a स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी, और यहाँ पर है b स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी। ठीक है, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, 1 गुणज में लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। सो कुछ कट रहा है, सी स्क्वायर कटा और कुछ नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से बी सी माइनस के ए सी, इसे तुम खोल दो, तो b प्लस ए बी माइनस ए, यहाँ से क्या है ओबनिस्ट सी, तो यहाँ से b माइनस ए, तो b माइनस ए टोटल से ओबनिस्ट आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा b प्लस ए, और यहाँ से प्लस के सी। तो देखो a प्लस बी प्लस सी आ गया, ये बात बाकी दोनों बार लिखते हैं, a माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अभी भी आंसर नहीं आया है, थोड़ा सा ध्यान दो। हमें a माइनस बी चाहिए था, यहाँ b माइनस ए आ रहा है, और फिर हमें b माइनस सी चाहिए था, आ चुका है। हमें c माइनस ए चाहिए था, और यहाँ a माइनस सी आ रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c माइनस ए, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं आपसे, कह रहे हैं x आपके पास इतना है, y आपके पास इतना है, dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। फिर उसके बाद समाकलन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, तो x आपके पास क्या है बेटा, a cos t, और यह है log 10 t/2, और दूसरा y आपके पास क्या है बच्चा, a sin t। पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन है ना, आपको dy/dx निकालना है। तो क्या होगा, t आपका पैरामीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dt, और नीचे आ जाएगा dx/dt। ठीक है, चूँकि y ले लो पहले, dy/dt, a sin t का प्लस क्या हो जाएगा, cos t। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, dy/dt हमें मिल गया। अब आ जाओ, x आपके पास है a cos t, यहाँ से log 10t/2। ठीक है, सो dx/dt का नाम है। तो देखो बच्चों, a टोटल से बाहर है, cos t का समाकलन अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos t का अवकलज माइनस के sin t।
ठीक है। फिर यहाँ से देखो ए इसके साथ भी आएगा ना, ए बाहर लॉग 10t, तो 1 क्या हो जाएगा 10t/2। और फिर 10 का प्लस करेंगे, 10 का प्लस क्या होता है शेक स्क्वायर t/2, और t/2 का जब फिर से प्लस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब गलत वगैरह तो बेटा आना ही चाहिए ना, और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तभी जब हमें सब कुछ आता है। तो यहाँ से आ जाएगा -a sin t, ठीक है। इसको ढंग से लिखेंगे तो ये है +a/2, 10t/2 को लिख सकते हैं हम sin t/2 अपॉन में cos t/2, और सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 के बट्टे में cos स्क्वायर t/2। एक घात यहाँ से कम हो जाएगी, है ना, एक घात यहाँ से कम हो जाएगी। सो देखो बेटा क्या हो जाएगा, और आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में दिख ही रहा है आपको, ठीक है। सो यहाँ से ये हो जाएगा sin t, 2t, 2 से 2 कट जाएगा तो sin t आ जाएगा इस फॉर्मूले से। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, लॉस ऑफ ले लो यहाँ से sin t, तो ये आ जाएगा -a sin स्क्वायर t, ए ऊपर निकालो 1 - sin स्क्वायर t बट्टे में sin t, तो 1 - sin स्क्वायर t क्या होता है cos स्क्वायर t। ये हमारा dx/dt हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है dy/dx, जो कि dy/dt, नीचे था dx/dt, तो dy/dt कितना आया था हमारा a cos t, ठीक है। और ये dy/dt आए a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, तो ये बट्टे वाला तो ऊपर आ जाएगा, ए से कैंसिल है और एक घात यहाँ से क्या हो जाएगा कम, तो sin t अपॉन में क्या आ जाएगा cos t, ठीक है। तो sin t अपॉन cos t क्या आ जाएगा 10t, ये आपका आंसर आ जाएगा dy/dx, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं 18वें क्वेश्चन में कि इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक सा और इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कभी भी बोर्ड एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है। मैंने इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे इतने पता नहीं क्यों डरते हैं। बोर्ड में थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर ट्रिकी आ भी जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होता है, कुछ क्वेश्चन अभी आपने देखे होंगे, लेकिन लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, ठीक है। बच्चे सोचते हैं लंबे लंबे क्वेश्चन, कभी नहीं आते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 18, समाकलन करना है हमें, तो हमारे पास समाकलन करना है वो 1 के बट्टे में दे रखा है x+2 x+3 dx, आई मान लेते हैं। तो देखो बेटा दो फलन की गुणा हो रही है, रैखिक फलन है, तो ये आंशिक भिन्न द्वारा होगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न से 1 के बट्टे में x+2 x+3, 1 के बट्टे में आ जाएगा x+2 और b के बट्टे में आ जाएगा x+3, ठीक है। लॉस ऑफ आ जाएगा x+2 x+3, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, ये कटा, बचा क्या x+3a x+2b, है कि नहीं, ये चीज़ बची। अब हमें a और b के मान निकालने होते हैं, तो ये रैखिक समीकरण है माना x+3 = 0, तो प्लस का 3 इधर आ गया, -3 यहाँ रखना है, ये तो 0 हो गया, 0 × a, x की जगह पे -3 प्लस के 2b, तो माइनस के b बराबर, तो b का मान आ गया -1, ठीक है। b मिल गया, अब इसको 0 रखना है माना
एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस के 2। ठीक, माइनस का 2 हो जाएगा, रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 1। ए और बी के मान समीकरण ए में रखने पर, ए व बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं हल कर देते हैं। सो देखिए ए का मान क्या है बेटा, रख के साथ साथ ए का मान 1 है, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी करते हैं। बी का मान माइनस के 1 है, ठीक है। रैखिक समीकरण है तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 और ये हो जाएगा log x प्लस 3। ठीक, इंटीग्रेशन ख़त्म है तो आप ऐड प्लस में क्या लगा दो, सी लगा दो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n है ना। तो ये log ये m की जगह पे आ जाएगा और ये n की जगह पर प्लस सी, आंसर। ठीक है, तो ये 18वां क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब बच्चों हमारे पास अभी और भी क्वेश्चन बच रहे हैं, वो पार्ट 2 में करेंगे। देखो अभी ये 4 नंबर के और बच रहे हैं, फिर 6 नंबर के आएंगे, ये पूरा पेपर अभी बच रहा है। ठीक है, तो अभी भी अथवा सत्वा जोड़ के अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं। टोटल में 28 क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले हैं, तो बाकी क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर चेक करें ना, सभी चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा रखी है।